Alright, so we are talking about the World Health Organization, WHO के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. So ये जो WHO है, ये आपका 1948 में आया था. और PYQ में एक इसका क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक 2020 में, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द आल्मा आता डिक्लेरेशन. ये याद है आपको? अंडर टू कोalition आल्मा आता डिक्लेरेशन एक क्वेश्चन था उसमें 2020 प्रीलिम्स. अगर आपने PYQ जो है, आल्मा आता इट्स अ प्लेस इन कजाकिस्तान है ना. आल्मा आता जो है, इट्स अ प्लेस इन कजाकिस्तान. तो ये 1978 जो है, उस समय ये आपका आया था 1978 में. ये आपका आया था. अल्मा आता बेसिकली एक सिटी है कजाकिस्तान में, अलमाटी कर. और उसको पहले आल्मा आता कहा जाता था. तो ये जो है ना आल्मा आता, ये डिक्लेरेशन, दिस इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ. और ये किस पे बेस्ड है? प्राइमरी हेल्थ केयर पे. वो किस में है? प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, उस पे ये बेस्ड है. सो दिस इज रिलेटेड टू WHO ओनली. लेकिन ये फाउंडेशन नहीं था, इसका फाउंडेशन काफी पहले हो चुका था 1948 में. एंड इट इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी. सो हमने यूएन के बारे में जब बात की थी, तो मैंने क्या बताया था कि यूएन के कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे. यस और नो? देन यूएन के कुछ होते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी. Was the IMF a specialized agency? Was IMF a specialized agency? Are you sure? IMF अगर आप देखें क्या है टाइप IMF का, is it a specialized agency? So it has become a specialized agency. IMF जो है आपका यूनाइटेड नेशंस का, ओके, यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है. सो इस चीज को ध्यान रखिएगा. ओके, मैंने बता दिया क्योंकि माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता है. इसका मैंडेट क्या है WHO का, उसमें हम बात करते हैं. सो द मैंडेट इज डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क विद इन द यूएन सिस्टम. तो यूनाइटेड नेशंस जो हेल्थ में काम करता है, वट एवर इट वर्क्स इन द हेल्थ डोमेन, उसको जो है ये करता है. और गोल जो है उसका क्या है? अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ हेल्थ. इंडियन गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करता है. इसका फंक्शन क्या है? सेट द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ इश्यूज, प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स एंड शेप द हेल्थ रिसर्च एजेंडा. इट ऑल्सो मॉनिटर द हेल्थ ट्रेंड्स एंड डिजीज आउटब्रेक. अब जैसे इसमें ये करता क्या है? इंडिया के लिए क्या ट्यूबरकुलोसिस में क्लोजली काम करता है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसमें बहुत एक बड़ा रोल है WHO का इंडिया के लिए. ठीक है. एंड इट कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सेज टू इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसीज. तो सबसे लेटेस्ट जो इमरजेंसी इसने हैंडल की सबसे बड़ी कोविड 19. इट वाज वंस इन अ सेंचुरी पैंडमिक. हर सेंचुरी में जो है एक आपका पैंडमिक आता है. 1900s का कौन सा पैंडमिक था, कोई आइडिया? स्पेनिश इन्फ्लुएंजा. ओके, इन द 1920s यू हैड द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा एंड इट वाज वर्स देन कोविड. उसमें कोविड से भी ज्यादा लोग मरे थे. सो ये जो है WHO इस टाइप के पैंडमिक्स में हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में कंट्रीज को. और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC. ओके, ये अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो है ये लेके आता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोऑर्डिनेट कैसे करता है इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसीज को? PHEIC, that is Public Health Emergency of International Concern under the International Health Regulations. WHO पे एक क्वेश्चन आया था 2022 प्रीलिम्स में, एंड दिस वाज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन. याद है? WHO के जो गाइडलाइंस थे, उसके बेसिस पे 2022 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था. इट वाज अ टफ क्वेश्चन. ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा. ओके, गवर्नेंस की अगर हम बात करें, सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी. और यहाँ पर सारे मेंबर स्टेट्स आते हैं, सारे डेलीगेशंस भेजते हैं. और ये कहाँ पर मिलता है? जिनीवा में मिलता है. और यहाँ पर जो है डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है. अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी जो है WHO का डायरेक्टर जनरल, बहुत ही एक कंटेंचुअस नाम है. क्या नाम है उनका? टेड्रोस घेब्रियसस, है ना? टेड्रोस अधानोम घेब्रियेसुस, ऐसे कुछ नाम है. सब तुलसी भाई जिसको मोदी जी कहते हैं ना.
सो डॉक्टर टेड्रोस जो है, ही इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? ही इज फ्रॉम इथियोपिया। बट इथियोपिया में कहाँ से है ये? इथियोपिया में भी एक स्पेशल जगह से, इथियोपियन कंट्री से हैं, टिग्रे से हैं, बहुत बड़ी। अभी इनके क्या हुआ था ना कि अचानक से इथियोपियन पहले चाइना की दलाली कर रहे थे, उसके बाद टिग्रे, चाइना इथियोपिया का जो सपोर्ट करने लगा और टिग्रे के अगेंस्ट जाने लगा, तो फिर वो इंडिया के फ्रेंड बनने लगे, ये टेड्रुस भाई जो हैं। सो टिग्रे याद रखिएगा इथियोपिया से रिलेटेड है। बाद में एंटी चाइना हो गए थे जब देखे कि उनके जो रीजन है उसके अगेंस्ट चाइना हेल्प कर रहा है इथियोपिया को विथ वेपन्स, तो वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगर हम बात करेंगे, सो इट इम्प्लीमेंट्स डिसीजन पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। मेजर रिपोर्ट्स क्या है इनका? वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स इनका आता है, और वेरियस रिपोर्ट्स ऑन स्पेसिफिक डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज, जिसमें ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट आता है, एयर पोल्यूशन जो है उस पे भी ये रिपोर्ट लेके आता है, जिसमें PM 2.5, PM 10, ये सारे जो जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बात करता है। एसोसिएटेड कन्वेंशन क्या है इसका? WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ओके, टोबैको से कैंसर होता है, टोबैको से आपका लंग कैंसर, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है, माउथ कैंसर होता है। सो उसके लिए जो है इन्होंने अपना एक कन्वेंशन किया। इंडिया जो है इट्स अ मेंबर स्टेट एंड इट होस्ट द WHO रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया एंड न्यू दिल्ली। तो CRO का जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में, साउथ एशिया का जो WHO का ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। हम बात करते हैं फाओ के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज ऑल्सो UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और ये रोम इटली में है। तो मैंने बताया था ना, रोम में जो है फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपके कहाँ पर डाले जाते हैं? ये आपके रोम में डाले जाते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने क्या बात की थी? WFP का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर्स कहाँ था? रोम इटली में था। ठीक है, हेग में जुडिशियल, बहुत बढ़िया। रोम में फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मैंडेट क्या है? फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। की फंक्शन, इट विल कलेक्ट, एनालाइज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन डेटा ऑन फूड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो इन्होंने 1975 में इंडिया में क्या किया था? 1975 में इंडिया में कुछ किया था क्या इन्होंने? उड़ीसा में, उड़ीसा में कुछ कुछ किया था इन्होंने 1975 में। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन किया था प्रोजेक्ट के लिए, है ना? तो समझ में आ रहा है, फिशरीज इनका डिपार्टमेंट है। सो आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड कि इसमें फाव क्यों है ना? यू हैड आस्क्ड कि ये जो नंदन कानन में ये आपका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन हुआ है, उसमें ये क्यों है? बिकॉज इसका एक मैंडेट है, फाओ का एक मैंडेट है कि फिशरीज को भी वो सपोर्ट करेगा। ओके, क्या करेगा? फिशरीज को भी ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेजर रिपोर्ट्स की बात करते हैं। बिल्कुल, फॉरेस्ट भी देखता है, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, तो बहुत सारा ओवरलैपिंग मैंडेट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही देखता है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसका बहुत सारा ओवरलैपिंग मैंडेट है। मेजर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी रिपोर्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो एक एनुअल रिपोर्ट है, ये किसके साथ प्रोड्यूस करता है? ज्वाइंटली IFAD के साथ, यूनिसेफ के साथ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और WHO के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोफी रिपोर्ट याद रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज अ जॉइंट रिपोर्ट विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोफिया रिपोर्ट, वो भी प्रोड्यूस करता है। सोफी, सोफिया, वाव से याद रखिएगा। और ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां कंफ्यूजन हो सकती है। आपको UPSC UNEP दे देगा, है ना, ये सारे कुछ ऐसे दे देगा आपको एक एग्जाम्पल में, WWF दे देगा, तो फाओ आप सोच नहीं सकते क्योंकि अरे फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, सो ये होगा नहीं। तो लेकिन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन करता है आपका? इट इज डन बाय फाओ। ओके, सो ये जो चीजें हैं ना जिसमें मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो उसको अलग से A4 पे भी आप लिख सकते हो। ये एनोटेटेड डॉक्यूमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक बार जो है नजर मार ले। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका ग्लोबल फॉरेस्ट जो रिसोर्स असेसमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बाय फाओ। ओके, दिस इज बाय फाओ। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूं।
associated bodies and concept, इसका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड इट इज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड विथ हूम, विथ डब्ल्यूएचओ। अब यूपीएससी क्या करता है, जनरली गलत दे देता है। क्या बोलेगा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज बाय डब्ल्यूएचओ एंड यूएनईपी, ऐसे बोल देगा। लेकिन किसके साथ है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दिस इज विथ डब्ल्यूएचओ प्लस फाओ। This is important. Okay. So this, what does it do? It basically develops international food standards, guidelines and codes of practice. So किससे related है, food standard से related है, ठीक है। वो मतलब this is very very bad for whom, वो नहीं है अपना आता है यूट्यूब पे छगन छगन हलवाई ऑफ कैलकाटा, है ना। तो उस टाइप के लोगों के अगेंस्ट जो है, एक आपको फूड स्टैंडर्ड की जरूरत है, ओके, गाइडलाइंस की जरूरत है, प्रैक्टिसेस की जरूरत है, हाइजीन की जरूरत है। सो ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है, ये आपका रहेगा। फिर GIAHS, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। GIAHS, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फाओ के दो चीजें हैं आपका, एक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन विद डब्ल्यूएचओ, दूसरा है GIAHS, दैट इज द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। एंड ये क्या करता है, यूनिक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है, उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम। सो ये याद रखिएगा, बाय फाओ, ओके। एंड इंडिया हैज साइट्स लाइक कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, कोरापुत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड पाम्पोर सैफरॉन हेरिटेज। तो सैफरॉन की खेती पाम्पोर कहां पर है, कश्मीर में है आपका, कोरापुत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग। सो ये जो कुट्टानाड है, वेयर इट इज लोकेटेड, तो ये जो कुट्टानाड वेटलैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जहां पर राइस कल्टीवेशन जो है रिक्लेम्ड डेल्टा स्वाम्प में होता है। कहाँ होता है, रिक्लेम्ड डेल्टा स्वाम्प केरला में होता है, कुट्टानाड बिलो सी लेवल। ओके, सो इसको याद रखिएगा। और क्या है आपका, आपका कोरापुत ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये कहां पर है, दिस इज इन ओडिशा। ओके, कोरापुत वाला जो है आपका, इट्स अ, यस, बेसिकली यहां पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर, यस, ये जो है इसमें बेसिकली हिल फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, वहां पर आपको स्लैश एंड बर्न मेथड जो है वो देखने को मिलता है। और वहां इंडिजिनस नॉलेज जो है उसको यूज करके जो सीड्स है उसको सो करते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी वगैरह जो है उसको ये करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, सो दैट्स आई थिंक, इसका मैं एक आपको अलग से नोट दे दूंगा GIAHS के बारे में। ऑलराइट, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। ओके, एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? यस। सो कोरापुट इज इन ओडिशा। ये हो सकता है यूपीएससी आपको डैश करके पूछ ले, डैश कहाँ पर स्टेट है, कुट्टानाड कहाँ है, डैश तमिलनाडु समथिंग ऐसे बोल देगा, है ना। पाम्पोर इज इन हिमाचल ऐसे करके, लेकिन कहाँ है, पाम्पोर इज इन कश्मीर, आपका कोरापुट जो है आपका उड़ीसा में, और आपका कुट्टनाड जो है आपका केरला में, ठीक है। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPCC, उसका जो सेक्रेटेरिएट है, इट इज ऑल्सो होस्टेड बाय फाओ, और इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जो है इंडिया करता है GIAHS में। सेवरल इंडियन साइट्स जो है दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। यूनेस्को की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हमने क्लास भी लिया था अगर आपको याद होगा। कहाँ पर है, पेरिस में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। इट्स अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी एंड इट सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। सो इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है वो है, सिंस वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। नाउ दिस, अगर कोई एग्जामिनर इसको पढ़ रहा है, सो ये क्वेश्चन आपको दे सकता है दैट इसमें, सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड्स ऑफ मेन, इट इज इन द माइंड्स ऑफ मेन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन A WHO,
ऑप्शन बी IAEA, ऑप्शन सी यूनेस्को। ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम, है ना। ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। ओके, इसके प्रोग्राम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो इसमें तीन टाइप के हेरिटेज लिस्ट होते हैं। एक होता है कल्चरल, जो कि मैन मेड होता है, एक होता है नेचुरल, और एक होता है मिक्स्ड। तो इंडिया में कोई मिक्स साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? यस, कंचनजोंगा। कंचनजोंगा या कंचनजंगा, ठीक है। एंड इट इज गवर्न बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप उसको जो है ये रखता है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में मैप प्रोग्राम है इसका, विच डेजिग्नेट्स द बायोस्फीयर रिजर्व। सो सारा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को का। यूनेस्को का फिर ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क है, GGN। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड देन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, जो कि डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्व करता है। इसका जो रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है, जेम रिपोर्ट आता है यूनेस्को का, सो वो इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, और वी होस्ट द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच इज अ यूनेस्को कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट। तो ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा है इस टाइप का क्वेश्चन? ये आपने 2022 में NIUA देखा था। इन 2022 दे हैड आस्क्ड अबाउट NIUA, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। व्हाट इट होस्ट? इट होस्ट द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ यूनेस्को कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। करंट के पीछे मत भागो, स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको लगता है NIUA ऐसे न्यूज में रहा होगा? NIUA ऐसे न्यूज में रहा होगा? नहीं रहा होगा। वो जो है स्टैटिक, अगर आप करोगे जब तक नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। ओके, तब तक जो है आपको नहीं आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू द स्टैटिक मोर देन द करंट। करंट जो है ना, वो 2016 के बाद एक बार लग गया कहीं गलती से, उस साल में 116 चला गया कट ऑफ। उसके बाद ना गलत ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बात करते हैं, तो ये थोड़ा पहले जो है बना था, 1919 में बना था। ट्रीटी ऑफ वर्से जो है, उसके बाद ILO जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वर्से जो था, दिस वाज बेसिकली टू इम्पोज कॉस्ट ऑन जर्मनी। ओके, जर्मनी जो है उस पे वर्ल्ड वॉर 1 के लिए कॉस्ट इम्पोज करने के लिए। एंड इट बिकेम द फर्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन 1946। 1946 में ये पहला UN एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और इट इज UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसका मैंडेट क्या है? सोशल जस्टिस और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स प्रमोट करना। कोर मिशन क्या है? एडवांसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर women एंड men टू ऑब्टेन डिसेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसको पढ़ के DPSP की याद आ रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, है ना, DPSP। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट और रॉन्ग? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज नो, इट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी वापस से रिवाइज करेंगे, सो भूल मत जाना। यूनिक फीचर अब यहां देखिएगा, इसका एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर है। इट ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑफ मेंबर स्टेट्स। तो किन तीन के साथ काम करता है? गवर्नमेंट के साथ काम करता है, एम्प्लॉयर्स के साथ काम करता है, और वर्कर्स के साथ काम करता है। ओके, और उसके बाद जो है लेबर स्टैंडर्ड्स जो है उसको डेवलप करता है, पॉलिसीज, और उसको हेल्प करता है प्रोग्राम्स को डेवलप करने में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेबर से रिलेटेड। लेबर कोड्स आए हैं 2021 में, क्वेश्चन भी आया था लेबर कोड से रिलेटेड। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की फंक्शंस में अगर हम देखें, सो इट सेट्स द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, जो कि कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस के थ्रू आता है। इट प्रमोट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क।
जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर, यस, एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। देर आर 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस ऑफ द आईएलओ। उसके रिपोर्ट्स क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वेसो रिपोर्ट जो है, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, उसको लेके। ठीक है। इंडिया के रिलेशन, इट्स अ फाउंडिंग मेंबर, और 8 जो फंडामेंटल कन्वेंशन है, ध्यान से सुनिए, 8 आईएलओ के फंडामेंटल कन्वेंशन है, उसमें से इंडिया ने क्या किया है? 6 को रैटिफाई कर दिया। इंडिया ने क्या कर दिया है? 6 को रैटिफाई किया है। एंड इट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ट्रिपाटाइट स्ट्रक्चर। याद है ना ट्रिपाटाइट स्ट्रक्चर? एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड वर्कर्स तीनों मिलके इक्वल फुटिंग पे काम करते हैं। इंडिया हैज रैटिफाइड द 6 आउट ऑफ 8, जिसमें फोर्स्ड लेबर का कन्वेंशन है, इक्वल रेम्यूनरेशन का मतलब इक्वल वर्क इक्वल पे। आप महिला हैं और अगर कोई दूसरा मर्द है तो दोनों को इक्वल जो है पे मिलेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर और मिनिमम एज कन्वेंशन, इसको इंडिया ने रैटिफाई किया। रैटिफाई का मतलब इट हैज मेड इट ऑफिशियल इन द नेशनल लॉज। ओके। और इसको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज 1969 में मिला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वीपो के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो इट्स अगेन अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और ये क्या करता है? डेवलप ए बैलेंस्ड एंड एक्सेसिबल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम, जो आईपीज जो है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। इसका की फंक्शन क्या है? 26 की इंटरनेशनल आईपी ट्रीटीज को जो है ये एडमिनिस्टर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन जैसे चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक चीज देखिएगा, दिस इज, आई एम मार्किंग इट एज इंपॉर्टेंट। इसमें ये क्या करता है? ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट आईपी अक्रॉस द बॉर्डर। अब होता क्या है, देखिए, चाइना से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लिया अमेरिका में कुछ बना, 2-3 साल में चाइना में वो कॉपी होके आ जाता है। कुछ कटिंग एज अमेरिका में बना, वो चाइना कॉपी कर लेता है। सो अक्रॉस द बॉर्डर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नहीं नहीं, आईएलओ नहीं, दिस इज अंडर वीपो। हम लोग आईएलओ को छोड़ चुके हैं, अब हम लोग वीपो की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें जो है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है, कि अगर अमेरिका में कुछ बन रहा है तो चाइना में कॉपी ना हो। मैड्रिड सिस्टम है, मैड्रिड सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट? ट्रेडमार्क्स। हेग सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिजाइन, एंड लिस्बन सिस्टम इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। सो आपको यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैड्रिड सिस्टम, हेग सिस्टम, लिस्बन सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दिस कैन कम अप। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा। और ये क्या करता है? आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सर्विसेज देता है आईपी डिस्प्यूट पे। इंडिया है मेंबर सिंस 1975, और बहुत सारे वीपो ट्रीटीज को एक्सेप्ट कर चुका है। इसका जो रिपोर्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द इनोवेशन कैपेबिलिटीज, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। तो इसमें से, तो ये वाला तो आप समझ जाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको अलग से आप याद कर सकते हैं। हम बात करते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WMO। 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन है, ये सक्सेसर है किसका? इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, विच वाज फाउंडेड इन 1873। वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। आईएमओ जो है, आईएमओ से WMO जो है आपका, वो ओरिजिनेट हुआ है। सो इसको जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
ये क्या है, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क फॉर मीटरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल ऑब्जर्वेशंस हेल्प करता है। ये एविएशन, शिपिंग, वाटर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, उन सब में जो है मीटरोलॉजिकल डेटा लगता है, जो उसके लिए कोऑपरेट करवाता है। एंड इट को एस्टैब्लिश द आईपीसीसी विथ यूएनईपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया है, इसने जो है आईपीसीसी को यूएनईपी के साथ, ओके, मैंने बताया कि आईएमओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 1873 में आया था। उसके बाद उससे ओरिजिनेट हुआ डब्ल्यूएमओ इन 1950। ओके, सो दिस इज व्हाट आई, ऑलराइट। मेजर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट विच इज एन एनुअल रिपोर्ट, एंड ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। अब यहां बुलेटिन है, याद है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, हमने जो गैप गैप की बात की थी, दैट वाज विथ यूएनईपी, है ना। और यहां पर क्या है, यहां पर बुलेटिन है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन बाय डब्ल्यूएम। ओके, सो आई ट्राई कि मैं आपको याद करवा दूं थ्रू टेलीग्राम क्विजेस। ओके, इंडिया जो है उसमें आईएमडी, इंडिया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट्स एन एक्टिव मेंबर, और रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स जो है आईएमओ का, उसको होस्ट करता है, ठीक। आईएफएडी की बात करते हैं। सो ये जो है 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नाम से आया था, एंड इट बिकेम अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी आफ्टर दैट, एंड इट वाज एन आउटकम ऑफ द 1974 वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम, इटली में। तो रोम में ना तीन फूड एजेंसीज हैं, जिसमें फाओ, डब्ल्यूएफपी और आईएफएडी है। ओके, सो तीन फूड एजेंसीज कहां पर लोकेटेड है आपके, रोम में लोकेटेड है, आईएफएडी, फाओ और डब्ल्यूएफपी। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एंड इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज डेडिकेटेड टू इराडिकेटिंग व्हाट, रूरल पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्री। इसका काम क्या है आईएफएडी का, आईएफएडी का काम है रूरल पॉवर्टी इराडिकेशन। ओके, it is the only major multilateral development institution that focuses exclusively on rural economies and food security. So ये भी important है, इस चीज को याद रखिए। इसके functions क्या क्या है, what is the function? It provides low interest loans and grants to developing countries for projects and programs that improve the food production and nutrition among, again, who, द रूरल पुअर। सो रूरल पुअर से आप किसको लिंक करेंगे, आईएफएडी से लिंक करेंगे। अगर आपने 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चंस देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, उन्होंने वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ऑलराइट, it empowers rural people by increasing their access to finance, markets, technology, land, and natural resources. And it advocates for policies that favor the poor rural communities. Again, rural poverty किससे रिलेटेड है, आईएफएडी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर में दो तीन अगर क्वेश्चन आप स्नैग कर लेंगे ना, सो यू कैन मेक अप फॉर योर सिली मिस्टेक्स इन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अगर उसमें अगर कोई आप सिली मिस्टेक्स करते हैं तो उसको आप यहां पर भरपाई कर सकते हैं। क्लाइंटेल फोकस इसका क्या है, स्मॉल होल्डर फार्मर्स, पैस्टोरलिस्ट्स, फॉरेस्टर्स, फिशर फोक, लैंडलेस रूरल वर्कर्स, विमेन, रूरल वुमेन, यूथ एंड इंडिजिनस पीपल। और इंडिया का रिलेशन क्या है, इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर, एंड इट इज बोथ ए रेसिपिएंट ऑफ आईएफएडी असिस्टेंस एंड अ कंट्रीब्यूटर टू आईएफएडीज रिसोर्सेज। हम बात करते हैं यूनिडो के बारे में, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। इट्स ऑल्सो ए यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है और एक्सेलरेट करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द मेंबर स्टेट। और एसडीजी 9 को जो है अचीव करने में हेल्प करता है। व्हाट इज एसडीजी 9? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
ये किस पे फोकस करता है? गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री, एनजीओस इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड ईआईटीज। याद है ईआईटी कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़ा था। एग्जाम्पल क्या मैंने दिया था? टर्की एंड यूक्रेन। ईआईटीज वेयर टर्की एंड यूक्रेन, जो कि अभी डेवलप्ड हुए नहीं हैं लेकिन बनने वाले हैं, है ना? सो ईआईटीज हो गए थे। हम बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। सो 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के थ्रू ये बना था, एंड इट बिकेम अ यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन 1948, एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में हु विल बी द फादर ऑफ द इंडियन पोस्ट? इंडियन पोस्ट के फादर किसको कहेंगे? डलहौजी को कहेंगे। डलहौजी को, टू बी प्रिसाइज, नॉट ब्रिटिशर्स यस, बट डलहौजी विल बी मोर प्रिसाइज। करेक्ट। सो ये बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, and it sets the rules for international mail exchange among its 192 member countries, and it makes recommendation to stimulate growth in mail, parcel and financial services. और इंडिया जो है, it joined the Universal Postal Union in 1876 when we were under the British, and we are still an active member. इंडिया पोस्ट जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। सो अगर इंडियन पोस्टल सर्विस में आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू में, सो हो सकता है आपको स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले एज अ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, यूएनडब्ल्यूटीओ। सो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो अ यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, और ये क्या करता है? ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म। उसके लिए एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रमोट करना है इसको, और एक ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म बनाना है। इंडिया इज अ फुल मेंबर, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो यूएनडब्ल्यूटीओ पे कोलैबोरेट करता है। कोई अभी ऐसा कुछ है ऐसा कि टूरिज्म से रिलेटेड हम चीजें कर रहे हैं? अगर आपको याद होगा, सो काल चक्र सर्किट इज समथिंग वी आर डूइंग। उसके बाद ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव, ब्लू फ्लैग बीचेस, दैट इज ऑल्सो समथिंग, है ना? काल चक्र सर्किट इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स, है ना? हृदय, वेरी गुड। हृदय, है ना? प्रसाद, चार धाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रामायणा सर्किट, वेरी गुड। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग, सो वी विल कंप्लीट दिस अंडर द वो इंडिया ईयरबुक वाला जो है, उसमें जो जो लिखा होगा हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज जो आपको बहुत गांठ बांध के समझ लेना है कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर, इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड, आईसीसी का इंडिया मेंबर नहीं है। ओके। अभी रिसेंटली न्यूज के आया था कि आई थिंक हंगरी जो है, इट हैज विड्रू फ्रॉम आईसीसी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके यहाँ पर नेतन्याहू आ रहे थे, और नेतन्याहू साहब जो है, उनके अगेंस्ट में आईसीसी ने एक नोटिस जारी किया हुआ है। अभी दो ऐसे लीडर्स हैं, एक है आपका पुतिन और एक है नेतन्याहू। अब जो है, एक और न्यूज आपने सुना होगा कि ब्रिक्स समिट में पुतिन साहब नहीं गए थे। वहां पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, लावरोव साहब, वो गए थे, है ना? सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट्स एन इंडिपेंडेंट परमानेंट कोर्ट दैट इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल हु आर अक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके। सो एक बहुत फेमस वीडियो है यूट्यूब पे, जिसमें सर्बियन जो डिक्टेटर है, सर्बियन डिक्टेटर, वो जहर खा लेता है आईसीसी के अंदर, है ना? सो दिस इज अ वेरी, वो क्या करता है, ही वाज अ जनरल ड्यूरिंग द युगोस्लाविया स्प्लिट, और उस समय उसने बहुत सारे जो है लोगों को मारा था। सो उसमें जो है, उसने जहर खा लिया था। ही वाज अ जनरल, आई थिंक। ओके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसको याद रखिएगा। एंड इट होल्ड्स इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल फॉर कमिटिंग जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। तो इसी में जो है नपे थे कौन? पुतिन साहब। तो इसीलिए ब्रिक्स समिट में नहीं गए थे वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है, जो कि आईसीसी का एक मेंबर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, सो उसको ऑब्लिगेशन हो जाता पुतिन साहब को अरेस्ट करना। ओके। तो ये ऑब्लिगेशन क्या है? दिस इज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स
ओके। और ये बेसिकली गवर्नमेंट को नहीं, इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल होस्ट करता है। यस। और ये जो है रोम स्टैट्यूट जो है उसके अंदर एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में। और ये स्टैट्यूट कब आया था? 2002 में आया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? अगेन हेग में है। और ये पीस पैलेस, अगर आपको याद होगा, आईसीजे भी यहीं पर है, पीसीए भी यहीं पर है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीजे एज वेल। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। द कोर्ट कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, नॉट स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रशिया को नहीं कटघरे में डाल सकता है। इट कैन नॉट प्रोसिक्यूट रशिया, इट कैन प्रोसिक्यूट पुतिन, an individual. Okay. It has jurisdiction only over the crimes committed after July 1, 2002. सो जुलाई 1, 2002 के बाद वाले क्राइम्स ही ये कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 1970s में कोई क्राइम हुआ तो उसको जो है ये देख सकता है। ओके। एंड jurisdiction कैन बी exercised if the crimes were committed on the territory of a state party, the crimes were committed by a national of a state party, and the situation is referred to the prosecutor by the UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। ये जो है ना, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ऑल्दो यूएनएससी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है। A state not party to the statute except the court's jurisdiction for specific crime। मतलब अगर मान लिया कि ऐसा कोई पुलिस केस है, चलिए पुलिस वाला है जिसने कुछ ऐसा बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब वो जो है, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, लेकिन फिर भी इंडिया उस पर्टिकुलर केस में एक्सेप्ट कर लेता है तो आईसीसी उसको प्रोसिक्यूट कर सकते, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे काम करता है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी? सो आईसीसी इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स रादर देन रिप्लेसेस द नेशनल कोर्ट। मतलब अगर उस कंट्री के मैं बताता हूं, ये पहले समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंट करता, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये रिप्लेस नहीं करेगा आपकी कोर्ट को। अगर आपकी कोर्ट फेल कर देती है, इफ इट इज नॉट गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी जजमेंट, तब जो है आईसीसी जो है इट विल फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड इट कैन ओनली एक्ट व्हेन अ स्टेट इज जेन्युइनली अनेबल और अनविलिंग टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट्स द क्राइम्स एंड स्टेट्स रिटेन्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट करता हूं कि इसकी जुरिस्डिक्शन कब आती है? ऑन द कंट्रीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रोम स्टैट्यूट, जब वो कंट्री केस बाय केस बेसिस पे एक्सेप्ट कर लेती है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज एक इंडिविजुअल है जिसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया, ही इज अ पुलिस मैन और सम आर्मी मैन, ओके, साइको है कोई, ठीक है, गलती से यूनिफॉर्म में आ गया और उसने कुछ हरकत कर दी। अब जो है अगर इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर केस में, ऑल्दो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रोम स्टैट्यूट, एंड इट गिव्स परमिशन टू द आईसीसी टू प्रोसिक्यूट, देन द आईसीसी कैन डू दिस। अब समझ में आया? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके। आगे चलते। इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, इट नाइदर साइन नॉर रैटिफाइड द ट्रीटी, एंड इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग द आईसीसी जुरिस्डिक्शन। सो इंडिया किस चीज से बाहर रहता है? आईसीसी से बाहर रहता है, सीटीबीटी से बाहर रहता है, एनपीटी से बाहर रहता है ना? और इसको इंडिया क्या मानता है? इन तीनों को, इंडिया इन तीनों को मानता है कि ये डिस्क्रिमिनेटोरी। दिस अप्लाइज टू नॉन मेंबर कंट्री। लास्ट वाला पॉइंट, अगर आप केस स्पेसिफिक क्राइम पे एक्सेप्ट कर ले, बाकी अगर आप पार्टी हैं तो फिर तो नॉर्मल चीजें आप पे चलो। दिस इज ओनली फॉर नॉट नॉन पार्टीज, ओके, हु आर नॉट ए पार्टी। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। देर इज नो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन ऑन आईसीसी। मतलब द कोर क्राइम्स अंडर द रोम स्टैट्यूट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि ये वाला क्राइम नहीं है, वो वाला क्राइम नहीं है, है ना?
इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो इट एम्फसाइज दैट ऑफिशियल कैपेसिटी डज नॉट एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये पुतिन साहब के लिए बन जाता है, नेतन्याहू साहब के लिए बन जाता है? बोथ ऑफ देम आर हेड ऑफ स्टेट्स, बोथ ऑफ देम आर हेड ऑफ स्टेट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, आर दे रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट मैं यही सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं आपको। बोथ ऑफ देम आर हेड ऑफ स्टेट एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर आईसीसी। ओके, एंड देन देर इज अ रिलायंस ऑन स्टेट कोऑपरेशन, मतलब आईसीसी के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है, वो स्टेट जो पार्टीज जिन्होंने साइन किया है रोम स्टैट्यूट, उनके कोऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। ओके, और अरेस्टिंग द सस्पेक्ट, गैदरिंग एविडेंस एंड इन्फोर्सिंग द सेंटेंस, अपनी पुलिस फोर्स नहीं है इनके पास। ठीक है, अब हम आईसीसी सबको क्लियर हो गया। ब्रिक्स के बारे में अब हम आते हैं। ब्रिक्स जो है एक पहले क्या था, गोल्डमैन सैक्स में एक एनालिस्ट था, तो उसने 2002 में इन्होंने क्या किया था, 2001 में सॉरी, एक कॉन्सेप्ट कॉइन किया था कि ये इमर्जिंग कंट्रीज है। तो उस समय ब्रिक बोला था, ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक बोला था। ओके, तो ब्रिक क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये थी। बाद में एस आ गया था तो ब्रिक्स हो गया था, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था। ओके, सो फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। कहां पर हुआ था पहला ब्रिक्स समिट, एनी आइडिया? द फर्स्ट ब्रिक्स समिट इन 2009, इट हैपेंड इन रशिया। ओके, 2009 का जो आपका ब्रिक्स समिट था वो कहां पर हुआ था? दैट हैपेंड इन रशिया। ओके, सो दैट हैपेंड इन येकेतेरिनबुर्ग, येकेतेरिनबुर्ग इन रशिया। और 2010 में जो है साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया था, 2024 में इट वाज फर्दर एक्सपैंडेड। अर्जेंटीना इज आल्सो अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? अर्जेंटीना, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज पहले आना चाह रहा था लेकिन उसके बाद इट गॉट ए नियो लिबरल प्रेसिडेंट, उसका नाम था हावियर मिले। ओके, और हावियर मिले जो है उन्होंने बोला कि हम ब्रिक्स नहीं, अमेरिका के साथ अलाइन करना चाहते हैं, इसीलिए अर्जेंटीना वाज इनवाइटेड, बट अर्जेंटीना ड्यू टू द न्यू प्रेसिडेंट्स पॉलिसी ही लेफ्ट। ओके, it's an intergovernmental grouping, it is not created by any formal treaty, it is not created by any formal treaty, but it operates through annual summit and meetings। ये क्या करता है? एनुअल समिट्स और मीटिंग्स के थ्रू करता है, कोई चार्टर, कोई डिक्लेरेशन, कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं है इसकी। मेंबर्स एज ऑफ 2025 हु आर दे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आर देयर, जो कि ओरिजिनल मेंबर्स हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया, ये इसके मेंबर हैं। अर्जेंटीना वाज इनवाइटेड बट ऑफिशियली डिक्लाइन। अल्जीरिया भी मेंबर बनना चाह रहा था, उसको किसने रोक दिया? अल्जीरिया जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वो भी मेंबर बनना चाह रहा था, उसको किसने रोका? एनी आइडिया? उसको इंडिया ने रोका। अब क्यों रोका, एनी आइडिया? बिकॉज ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ फ्रांस, ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ फ्रांस उसने जो है अल्जीरिया को रोका, बिकॉज फ्रांस जो है अल्जीरिया की नहीं पटती है। दोनों जो है, अल्जीरिया इज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी और ओल्ड ओल्ड प्रॉब्लम है ना, सो इसके वजह से इन्होंने रोका। तो ये याद रखिएगा, ब्रिक्स प्लस सऊदी, इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इट हैज अ परमानेंट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। चेयरमैनशिप जो है रोटेट करती है एनुअली अमंग द मेंबर्स। और इसके की इंस्टीट्यूशन में एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, चाइना। और ये फिनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को, एनडीबी हम पढ़ेंगे अलग से। और सीआरए, ये मैंने आई थिंक टेलीग्राम पे पूछा भी था आप लोगों से, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये जो है इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू मेंबर्स फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर। सो ये याद रखिएगा, ब्रिक्स जो है उसके दो फिनेंशियल अरेंजमेंट्स है, एक तो इसका बैंक है एनडीबी और एक इसका सीआरए है। ओके, एनडीबी एंड सीआरए जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देता है
टू द ब्रिक्स कंट्री। ओके, ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू इनहांस कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मैटर्स। और ये रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, विच इज डोमिनेटेड बाय द अमेरिकन, उसमें जो है इट वांट्स टू क्रिएट अ चेंज। और वो कहता है कि अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, इट्स नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड एनी मोर, एंड इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन कंसेंसस। तो कोई इसमें वीटो पावर कुछ इस तरीके का बकवास नहीं है जो यूएनएससी में देखने को मिलता है। एंड इट इज ड्रिवन बाय एनुअल समिट्स। इसी का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको हम लोग जरा देखते हैं। एनडीबी जो है ये थ्रू द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन ये बना था। दिस इज अ पीवाईक्यू, इफ आई बिलीव, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सो ये ब्रिक्स कंट्री का बैंक है, और ये जो है 100 बिलियन का कैपिटल के साथ बना था। तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसने दिया था? सबसे ज्यादा 100 बिलियन में से चाइना ने दिया था? द आंसर इज नो, चाइना ने नहीं दिया था, सबने सेम दिया। ओके, ऑल ऑफ देम दे गिव द सिमिलर ओके नंबर्स। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। एज अ कॉम्प्रोमाइज शंघाई में बनाया गया था। और पहला जो इसका प्रेसिडेंट है वो किसका, वो कौन था, कौन से नेशनल थे? इंडियन नेशनल थे। ओके, इनका जो पहला नेशनल था वो इंडियन नेशनल। ठीक है। अग्रीमेंट वाज साइंड इन 2014 और इसका कमेंसमेंट 2015 में हुआ था। इनिशियल फाउंडर्स आर ब्रिक्स नेशन एंड इट हैज सिंस एक्सपैंडेड टू इंक्लूड बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई एंड उरुग्वे। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश जो है मेंबर ब्रिक्स का नहीं है, ब्रिक्स का जो है मेंबर नहीं है। उरुग्वे ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एनडीबी का मेंबर है। ओके, सो बांग्लादेश एंड उरुग्वे। और ब्रिक्स के मेंबर में इजिप्ट और यूएई, दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ एनडीबी। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। इनिशियल कैपिटल $100 बिलियन का था, तो उसी से जो है ये डिस्पेंस करेगा लोन। फाउंडिंग मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट विच डिफर्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जहां पर वोटिंग पावर जो है कैपिटल शेयर के बेसिस पे होता है। ओके, इट फोकसेस ऑन लेंडिंग इन लोकल करेंसी टू मिटिगेट एक्सचेंज रेट रिस्क। तो ये किस में देता है? लोकल करेंसी में देता है। देखिए होता क्या है ना, श्रीलंका को अगर डॉलर में देगा लोन, तो श्रीलंकन करेंसी रुपया बहुत वीक है। अब श्रीलंकन रुपी अगर डेप्रिशिएट कर जाता है तो श्रीलंका पे बर्डन हो जाता है। सो इसीलिए ये क्या करता है, लोकल करेंसी में ये लेंड करता है, ताकि जो है एनी एक्सचेंज रेट इज मिटिगेटेड। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर विथ इक्वल शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग राइट्स। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मनीला, फिलीपाइंस में है। इट्स अ प्रोजेक्ट बाय जापान, ये जापानीज ब्रेन चाइल्ड है। ओके, और ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। और 69 मेंबर्स है, 49 फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन एंड 20 फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज अ पीवाईक्यू। यूपीएससी ने बोला था ओनली एशियन पैसिफिक कंट्रीज आर मेंबर्स। दिस इज नॉट ट्रू, 20 मेंबर्स आर ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। की फीचर क्या है? वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक है, और इसमें वोटिंग राइट्स आर प्रोपोर्शनल टू मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, विच इज नॉट देयर इन एनडीबी। एनडीबी में क्या है, जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ओरिजिनल ब्रिक्स कंट्री, दे हैव इक्वल वोटिंग। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसके बाद चाइना है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। और प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इज ट्रेडिशनली ए जापानीज। ओके, यूएस मेंबर है, एडीबी का मेंबर है। अब चाइना इसका मेंबर है, चाइना इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एडीबी। अब चाइना क्यों मेंबर है? चाइना और यूएस की तो नहीं पटती है, लेकिन 1960s में पटती थी। 1960 1970 में चाइना यूएस दोस्त थे, इसीलिए यूएसएसआर से लड़ाई थी। वो किससे लड़ाई थी? यूएसएसआर से लड़ाई थी। ओके, तो इसीलिए चाइना इज मेंबर ऑफ एडीबी, बट जापान इज नॉट ए मेंबर ऑफ AIIB, विच इज अ चाइना बेस्ड प्रोजेक्ट। एडीबी जो है, दो दो चीजें ध्यान रखिएगा। एडीबी जो है ये जापान का प्रोजेक्ट है, विच इज अ वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट ऑफ 1966। उसका चाइना मेंबर है, यूएस भी मेंबर है। AIIB जो है, विच इज अ चाइनीज ब्रेन चाइल्ड, इसका मेंबर यूएस और जापान नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये लेट आया है, 2015 में बना है। 2015 में बना है, जब लड़ाई हो गई, जब चाइना जो है इट बिकेम एन एडवर्सरी रादर देन अ फ्रेंड।
ये चीज याद रहेगा। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट बोरोवर। इट रिसीव्स लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस, है ना। एडीबी जो है मेट्रो वगैरह को फंड करता है इंडिया में। बहुत सारे हमने जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो है उसको भी फंड करता है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं एआईआईबी के बारे में। दिस इज अ चाइनीज प्रोजेक्ट, इट इज प्रपोज्ड बाय चाइना। और ये जो है, इट्स अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। इसमें 100 मेंबर्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें रीजनल मेंबर्स हैं जो कि एशिया पैसिफिक वाले हैं, और नॉन रीजनल मेंबर्स भी हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली वगैरह है। और नोटेबल नॉन मेंबर्स आर यूएस एंड जापान। सो यूएस और जापान, दीज आर लाइक नाराज फूफा ऑफ द एआईआईबी। वो जो है नहीं मेंबर्स हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया मेंबर है, इंडिया मस्त है। इंडिया क्या बोलता है, जहां से पैसा आ रहा है, लक्ष्मी जी जहां से आ रही है, हमें मतलब नहीं है चाइना पैसा दे कि कौन पैसा दे। ठीक है, हम जो है भाई अपना फाइनेंस करेंगे। इंडिया बोथ मेंबर है एडीबी का और एआईआईबी का, याद रखिएगा। और ये प्राइमरीली इसका फोकस एशिया रीजन पे रहता है, एनर्जी वगैरह पे, रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी कौन है, कोई बता सकता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इसका इंडिया है। ओके, इंडिया जो है ना पूरा प्रॉपर जो है माइंडसेट के साथ आया है, दैट हम जो है सबसे बड़ा जो है इससे पैसा लेंगे, चाइनीज से स्क्वीज कर लेंगे सारा पैसा। बट वी आर ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर एज वेल। सो एआईआईबी के जो है हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी हैं। चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट वोटिंग शेयर 26 से 27%। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है 60 से 8%। मेजोरिटी डिसीजन जो है 2/3 वोटिंग से होती है इसका। और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है यहाँ पर, जो कि बेसिकली हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो का थीम चलता है इसका, जो है इसमें क्लाइमेट गोल के लिए ये पैसा देता है, एंड इट कैन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स आउटसाइड एशिया। लेकिन इसका फोकस किधर रहता है एआईआईबी का? एशिया के अंदर रहता है। अब हम बात करते हैं यूएन डॉफ के बारे में। दिस इज एक्चुअली इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया आपका। सो यूएन डॉफ जो है यूनाइटेड नेशन डिस एंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ये 1974 में बना था फॉलोइंग द योम किपुर वॉर। सो योम किपुर इज अ जूविश और ए इजराइली फेस्टिवल। सो जूविश फेस्टिवल में सारे लोग बिजी थे, बहुत सारे लोग जो है 1973 में क्या हुआ था कि वो बहुत सारे सोल्जर्स छुट्टी पे गए हुए थे। तो अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने अटैक कर दिया था, लेकिन हार गए जो है, ऑलमोस्ट जो है इजरायलीज हार गए थे, लेकिन उन्होंने पासा पलट दिया, एंड दे वर एबल टू विन दिस। लेकिन उसके बाद जो है यूएन डॉफ जो है उसने इसराइल और सीरिया के बीच में सीज फायर और डिसंगेजमेंट अग्रीमेंट करवाया। और इसको जो है वो देखता है कहां पर? गोलन हाइट्स में। गोलन हाइट्स जो है दिस इज ए डीमिलिटराइज जोन, और ये सीरिया का पार्ट था, लेकिन इसको इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। गोलन हाइट्स जो है सीरिया का पार्ट था, लेकिन किसने कैप्चर कर लिया था? इसराइल ने। ओके। और इसका मैंडेट क्या है यूएन डॉफ का? मेंटेन द सीज फायर बिटवीन द इजरायली एंड सीरियन फोर्सेस। आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है? यूएन डॉफ किस कंट्रीज के बीच में? ओके। It supervises the disengagement of Israeli and Syrian forces. Please remember this. और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कैंप फॉर सीरिया में। एंड इंडिया हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ट्रूप कंट्रीब्यूटर टू द यूएन डॉफ। हमारे बहुत सारे आर्मी के लोग जाते हैं। अब हम बात करते हैं मर्कोसुर के बारे में। मर्कोसुर क्या है? दिस इज द सदर्न कॉमन मार्केट। और ये ट्रीटी ऑफ असुनसियोन से बना है। व्हाट इज असुनसियोन? असुनसियोन इज द कैपिटल ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पराग्वे। पराग्वे में क्या इंपॉर्टेंट है? कोई कुछ ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है पराग्वे में? हेडक्वार्टर्स, इट्स बेसिकली जो एरिया है ना गोलन हाइट्स, किसका ओरिजिनली एरिया किसका था? सीरिया का था ना। इसराइल ने कैप्चर करके बैठा हुआ। ओके। पराग्वे में आपने एक डैम के बारे में सुना होगा, इटापुई डैम। देयर इज अ डैम, इट्स अ वेरी बिग डैम। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इटापुई डैम। ओके, इटाइपू डैम या इटापुई डैम। आई थिंक इटाइपू इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इटाइपू डैम
जो है ये आपका ब्राजील और पराग्वे रिवर जो है उसके बॉर्डर पे है, एंड इट्स द थर्ड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ओके, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट डैम, ओके, इन द वर्ल्ड। उस समय जब ये कंसीव किया गया था, इट वाज द लार्जेस्ट डैम। ऑल राइट, बहुत इसमें जो है आई थिंक पराग्वे की आधी जीडीपी आ जाती है। सो ट्रीटी ऑफ असुनसियोन से क्या बना है आपका, मर्कोसुर बना है। मर्कोसुर इज अ सदर्न कॉमन मार्केट, और ये इसके चार फुल मेंबर हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे। अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे। बाकी जो कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, कोलंबिया, वेनेजुएला, दे आर एसोसिएट मेंबर्स, या दे इंगेज विथ मर्कोसुर ऑन केस बाय केस बेसिस। इसके चार ही मेंबर है, वो याद रखिएगा। ये बेसिकली कस्टम यूनियन की तरह काम करता है, फ्री मार्केट। और यहां पर जो है बहुत सारे जो गुड्स हैं इन चार कंट्रीज के बीच में, इन चारों कंट्रीज के बीच में, मर्कोसुर के बीच में, वो क्या करते हैं, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उस तरीके से है। सिटीजन ऑफ फुल मेंबर स्टेट्स दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड वर्क। तो ये शेंजन अग्रीमेंट की तरह है। जैसे शेंजन अग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के बीच में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच में शेंजन अग्रीमेंट है। तो आपको जो है सिर्फ आपका पासपोर्ट की जरूरत है, आपको वीजा वीजा की जरूरत नहीं है, आप एक दूसरे में जा सकते हैं। उसी तरीके से इन चारों कंट्री के लोग जो है एक दूसरे में जा सकते हैं। और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी करता है उशाया प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर में। इट इंक्लूड्स क्लॉजेस ऑन डेमोक्रेटिक कमिटमेंट। इंडिया जो है इसने एक पीटीए साइन किया है मर्कोसुर के साथ 2004 में। ओके, or which came into effect in 2009, preferential trade agreement. So there are two kinds of trade agreement. एक होता है एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और एक होता है पीटीए, दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, विच इज मोर। देखिए, इसमें से ज्यादा हाई लेवल का क्या होता है, इसमें से ज्यादा आपका एफटीए होता है, आपका होता है एफटीए। सो एफटीए जो है इट इज कंप्रिहेंसिव ट्रेड लिबरलाइजेशन, और पीटीए जो है सर्टेन प्रोडक्ट्स पे चलता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड जो है किसी प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, और एफटीए जो है बेसिकली सारे प्रोडक्ट्स को कवर कर लेता है, कंप्रिहेंसिव होता है। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? पीटीए इज फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, एफटीए इज फॉर मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और ऑल प्रोडक्ट्स। एफटीए में भी आप सर्टेन प्रोडक्ट्स हटा सकते हैं, लेकिन एफटीए इज मोर कंप्रिहेंसिव। तो इंडिया ने पीटीए साइन किया किसके साथ, मर्कोसुर के साथ, जिसके चार मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एंड उरुग्वे। मर्कोसुर ऐसा लग रहा है कि कोई अ, महाभारत या रामायण का कोई ऐसा इविल कैरेक्टर है। बकासुर, बकासुर, मर्कोसुर, राक्षस। अब हम बात करते हैं कोलंबो प्रोसेस। दिस वाज इन न्यूज, तो ये करंट अफेयर्स हो जाता है। सो ये क्या है कोलंबो प्रोसेस? आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कोलंबो प्रोसेस के बारे में। सो इट्स अ नॉन बाइंडिंग डायलॉग प्लेटफॉर्म फॉर लेबर सेंडिंग कंट्रीज इन एशिया। जो लेबर भेजते हैं ना मिडिल ईस्ट में, उन कंट्रीज के लिए, जिसमें आपका इंडिया, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आ जाते हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर माइग्रेंट। तो ये कफाला सिस्टम आपको याद होगा। सो कफाल, कफील जो जिसको कहते हैं, कफाला सिस्टम चलता है आपका, जिसमें पासपोर्ट वगैरह रख लिया जाता है इंडियन लेबर्स का। काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मार पिटाई, हाथ जला देना, ओके, बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, ये सारी चीजें देखने को आ रही थी। तो इसके लिए इंडिया ने टुक अप द मैटर, और बहुत सारे जो अरब कंट्रीज है, जिसमें कतर, यूएई, सऊदी, ओमान, ये सारे कंट्रीज जो है, उनके साथ बात किया गया, और उनको बोला गया कि जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा बेटर कंडीशन जो है रखना जरूरी है। सो प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, promoting safe and regular migration pathway, and preventing irregular migration and human trafficking, enhancing dialogue with countries of destination। तो इसमें कौन कौन है? 12 एशियन लेबर सेंडिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइन, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो बहुत सारा ऐसा केसेस आया है कि फिलिपिनो लेडीज जाती हैं, फिलिपिनोज लेडीज जो है नर्स, केयर गिवर, मेड बन के जाती हैं। उनके साथ जो है बहुत अनस्पीकेबल क्राइम्स हमें देखने को मिला है। उनको क्या किया जाता है, रेप करके मार दिया जाता है, और फिर उनको डेजर्ट में गाड़ दिया जाता है। सो दिस हैज बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट फिलिपिनोज विच आर वेरी गुड बाय नेचर, बहुत मतलब फ्रेंडली होते हैं नेचर से, लेकिन उनके साथ जो है बहुत अनस्पीकेबल क्राइम किया जाता है। तो ये कोलंबो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोलंबो प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड सेवरल लेबर रिसीविंग कंट्रीज, मतलब लेबर सेंडिंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द कोलंबो प्रोसेस। labor sending countries are members of the Colombo process, and labor receiving countries will become the observers in this Colombo process. And India is a founding member, or ILO, UNHCR, World Bank, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये सारे जो है आपके इसके ऑब्जर्वर हो गए, ताकि ये जो प्रोसेस है, अभी हाल फिलहाल में चीजें बहुत बेटर हुई हैं। अभी देयर हैव बीन प्रोसिक्यूशन, बहुत सारे अमीर जो शेख्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया गया है फॉर किलिंग, फॉर मर्डरिंग देयर दीज माइग्रेंट्स। ओके, अब आईजेसे के बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बारे में। सो इट वाज एस्टैब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन। और ये क्या करता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएनजीए। और इसका काम क्या होता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। इट इज नॉट एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी लाइक यूएनजीए और इकोसॉक। इसका काम क्या रहता है, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी लाना यूएन के इंटरनल जस्टिस सिस्टम। और इट ओवरसीज द सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, okay, to the two formal tribunals. Now again this becomes important, दो formal tribunals हैं यूएन इंटरनल जस्टिस सिस्टम के। क्या क्या है, यूएनडीटी, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, which is a first instance tribunal where UN staff members can challenge the administrative decision. ये कैट हो गया क्या, कैट जैसे हमारा कैट है, हमारा जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, उस तरीके से यूनाइटेड नेशंस अपील्स ट्राइब्यूनल यूएनएटी, दिस इज द सेकंड इंस्टेंस ट्राइब्यूनल दैट हेयर्स अपील्स फ्रॉम द यूएनडीटी। मतलब क्या है, आप यूएन में काम कर रहे हैं, आपको निकाल दिया गया, आप चले गए यूएनडीटी के पास में कि मैं यूएन में काम करता था और मुझे इस तरीके से निकाल दिया गया, तो प्लीज आप मेरा केस देख लीजिए, या मेरी सैलरी रुक गई है, या मेरे पे डिसिप्लिनरी एक्शन है। तो उस तरीके से जो है आपका यूएनडीटी और यूएनएटी काम कर। अब हम बात करते हैं आसियान के बारे में, एशियन या आसियान। आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड इट वाज मेड थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ब्रिक्स किससे बना था, ब्रिक्स कौन से डिक्लेरेशन से बना था, नो डिक्लेरेशन। ब्रिक्स जो है किसी डिक्लेरेशन से नहीं बना था। एनडीबी किस डिक्लेरेशन से बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फोर्टालेजा से, ठीक फोर्टालेजा इन ब्राजील। अब हम देखते हैं आसियान के बारे में। 1967 में ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। बैंकॉक डिक्लेरेशन दो टाइप का है क्या, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एम आई करेक्ट और रॉन्ग, यस। किस किस टाइप का है, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन है आसियान का, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन है बिम्स्टेक का। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन है आसियान का, एक है बिम्स्टेक का। सो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1967 इज फॉर आसियान। और ये जो है जकार्ता इंडोनेशिया में इनका हेडक्वार्टर्स है। इसके 10 मेंबर्स हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अभी न्यूज में क्यों है ये आसियान, म्यांमार की वजह से, बिकॉज इट इज इंगेजिंग विद द हुंता, जो उनकी जो हुंता है, मिलिट्री हुंता है, उसके साथ इंगेज कर रहा है। पहले उसको सस्पेंड कर दिया था म्यांमार को, बाद में जो है बिकॉज उसने ऑन्ग सांग सूची को हटा दिया था, बाद में म्यांमार को जो है उन्होंने वापस लेके उसके साथ बातचीत की। टिमोर लेस्ते जो है उसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, और अभी जो है रोड मैप पे है फुल मेंबरशिप में। जो टिमोर लेस्ते जो है, दिस इज अ वेरी न्यू कंट्री, जिसको आई थिंक इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस मिला था, राइट, इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस मिला था टिमोर लेस्ते को। और दिस बिकेम जो इट बिकेम अ न्यू कंट्री वेरी वेरी रिसेंटली, ओके, वेरी वेरी रिसेंटली जो है इसको मिला था। इसका कैपिटल क्या है, कोई याद है आपको, टिमोर लेस्ते जो है, इसका कैपिटल है दिल्ली, इसका कैपिटल दिल्ली है, DILI, दिल्ली, ओके, ऑल राइट। सो ये जो है आपका दिल्ली इसका कैपिटल है, अभी ये बनने जा रहा है। और यहाँ पर जो है आई थिंक यार, यस यू आर करेक्ट, ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। इट वाज ए पोर्चुगीज कॉलोनी, इंडोनेशिया से इसको 1999 में जो है इसको मिला था, यस।
इसको मिला था, और इसका कैपिटल दिल्ली है। अभी ये ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करता है आसियान में, और अभी फुल मेंबरशिप इसको मिलने वाला है, लेकिन फुल मेंबर है नहीं। इसका आशियान वे कहते हैं। व्हाट इज द आशियान वे? इट इज द नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ कंट्रीज। और इंडिया जो है, इंडिया एक एक्टिव मेंबर है आशियान रीजनल फोरम फॉर सिक्योरिटी डायलॉग, आशियान प्लस 3, एपीटी विथ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो एपीटी याद रखिएगा, आशियान प्लस 3 में इंडिया नहीं है। आशियान, इंडिया इज अ एक्टिव डायलॉग पार्टनर, ओके, इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान, ठीक है। सो आशियान प्लस 3 में कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट एशिया समिट जो है, जो कि एक ब्रॉडर डायलॉग है जिसमें इंडिया आ जाता है, ओके। इसका की ट्रेड अग्रीमेंट क्या है आशियान का? विथ अदर मेंबर, आरसीईपी। इंडिया मेंबर है क्या आरसीईपी का? इंडिया क्या मेंबर है आरसीईपी का? द आंसर इज नो। आरसीईपी का मेंबर इंडिया नहीं है, बिकॉज इंडिया हैड सर्टेन रिजर्वेशंस। अब हम बात करते हैं सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है आपका काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके 8 मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसका जो काम है अभी रुका हुआ है थोड़ा। अभी रिसेंटली जो है सार्क कंट्रीज की जो मीटिंग हुई थी उसमें गए थे ये आपके जो, यस, सार्क कंट्रीज जो है बेसिकली अब एक तरीके से फ्री फ्रोजन है, आप ऐसे कह सकते हो। इट इज बेसिकली फ्रोजन है बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान जो इशू है उसके वजह से फ्रोजन है। इंडिया सरकमवेंट कर रहा है पाकिस्तान को, कैसे? बिम्स्टेक के थ्रू और डिफरेंट बाइलैटरल डिसीजंस, बाइलैटरल एंगेजमेंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बिम्स्टेक में क्या करता है? वो तो बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, तो उसमें क्या करता है ये बिम्स्टेक में, कि अफगानिस्तान और मालदीव्स को एज ऑब्जर्वर बुला लेता है, एज ऑब्जर्वर बुला लेता है, तो पाकिस्तान साइड में हो जाता है, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द सोवरेंटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इस टाइप से बेस्ड है। और स्ट्रक्चर जो है इसका, मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट समिट है, तो 2014 से स्टॉल्ड है ये। उरी अटैक के बाद, जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही कहा, उरी अटैक के बाद ये जो सार्क है इट इज बेसिकली डेड। और इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें सार्क डेवलपमेंट फंड है, एसडीएफ, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल सार्को है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में है, और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है, एसडीएम। अब हम बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपका जो है 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन जो 1960s वाला है वो किसके लिए है? आसियान के लिए है। और ये जो 1997 वाला है ये किसके लिए है? बिम्स्टेक के लिए। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। और इसमें 7 मेंबर्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। मालदीव्स नहीं है। क्यों? मालदीव्स अरेबियन सी वाला है, इसमें बे ऑफ बंगाल कंट्रीज है, ठीक है। इसमें बिम्स्टेक समिट होता है विच इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, और उसके साथ साथ जो है डिफरेंट सेक्रेटेरियल सपोर्ट जो है इसको मिलता है। बात करते हैं क्वाड के बारे में। सो इट्स एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम, जो कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है। इसमें 4 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये क्या करता है बेसिकली? एशिया पैसिफिक जो है उसमें चाइना को काउंटर करना, चाइना जो है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बनाया है इसको। और कंसेप्ट जो है 2004 सुनामी के बाद में ये बना था, और फॉर्मल डायलॉग जो है 2007 में ये बना। पहले जो है ये कोऑपरेशन के लिए था, बाद में जब चाइना साउथ चाइना सी में फ्लेक्स करने लगा, यस, उसके बाद जो है उन्होंने इसको रिवाइव किया। जापान ने लीड लिया था इस पे, शिंजो आबे, यू आर करेक्ट, उन्होंने लीड लिया और इसको जो है रिवाइव किया। There is no permanent secretariat or headquarters and activities are coordinated through the diplomatic channel, अपने में बात करके करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाना, ठीक है। लीडर समिट इज द हाईएस्ट लेवल, और यूएन क्लॉज उसको रिस्पेक्ट करना,
यूएन क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन फ्रीडम ऑफ द सीज नेविगेशन, है ना? सो यूएन क्लॉज, ये थोड़ा सा आयरॉनिक है। आयरॉनिक है ये, क्यों आयरॉनिक है? क्योंकि इसमें यूएस है। नाउ व्हाई इज यूएस इन द क्वाड एंड इट इज टॉकिंग अबाउट यूएन क्लॉज एंड इट इज आयरॉनिक? बिकॉज यूएन क्लॉज, यूएसए जो है उसको राटिफाई नहीं किया है यूएस ने। यूएसए इटसेल्फ हैज नॉट रैटिफाइड द यूएन क्लॉज, लेकिन बात अपने करता है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। ठीक है, इट इज नॉट ए फॉर्मल अलायंस रादर देन ए कोलैबोरेटिव एफर्ट। अब बात करते हैं ऑकुस के बारे में। ऑकुस क्या है? अभी रिसेंटली ये फ्रांस से लफड़ा हो गया था, किसका? ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांस ने अपना एम्बेसडर बुला लिया था। इसमें हुआ क्या था कि ये फ्रांस न्यूक्लियर सबमरीन, बाराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन बेचना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने सारे अपने अग्रीमेंट साइन कर लिए थे, पैसे वैसे की बात हो चुकी थी। और ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन बनाना चाह रहा था फ्रांस के हेल्प से। अब क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे डील कैंसिल करके इन्होंने ऑकुस बना लिया, विच इज अ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि एंग्लोस्फेयर कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, उसका ये ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट था, जिसमें ये क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को एसएसएन देंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि फ्रांस ने अपना एम्बेसडर बुला लिया, पूरा गुस्सा हो गया कि दिस इज समथिंग दैट दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत साल लग जाएंगे ऑकुस का जो सबमरीन बनेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो ये ट्राइलैटरल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पार्टनरशिप है, उसमें बहुत साल लगेंगे। ओके, सो ये याद रखिएगा, ऑकुस इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज, मिसाइल्स वगैरह पे ये तीनों कंट्रीज एक साथ आएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं एससीओ के बारे में। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में ये एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर्स का बीजिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग चाइना में है इसका सेक्रेटेरिएट। और इसका एक रैट्स है, रैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रैट्स? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि एंटी टेररिस्ट मैकेनिज्म है बिटवीन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्री, ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में। It is not nuclear proliferation as such, okay, because that is not nuclear weapon। उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं दे रही है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रही है जिससे उसका रेंज बढ़ रहा है। ओके, ओके, हाँ, बहुत आयरॉनिक है बिकॉज रैट्स में पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान इज द प्रोपागेटर ऑफ टेररिज्म एंड इट इज देयर। सो मेंबर जो है 9 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ईरान जो है इट बिकेम अ फुल मेंबर इन जुलाई 2023। इंडिया का जो मेंबरशिप है दैट वाज सपोर्टेड बाय विच कंट्री? दैट वाज सपोर्टेड बाय रशिया। और पाकिस्तान का मेंबरशिप वाज सपोर्टेड बाय चाइना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए, रशिया चाइना दोस्त लगते हैं लेकिन है नहीं। बोथ आर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों में। इसीलिए रशिया क्या कर रहा था, एससीओ में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया को ले आया, तो चाइना जो है पाकिस्तान को ले आया। अभी रिसेंट मेंबर ईरान बना है। ऑब्जर्वर कौन है? अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। एंड बेलारूस इज अंडरगोइंग द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग फुल मेंबर। डायलॉग पार्टनर में अर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन वगैरह है। ओके, एंड हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, विच इज द सुप्रीम बॉडी, और एनुअल समिट होता है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। अभी गए थे जयशंकर साहब पाकिस्तान, पाकिस्तान गए थे, यस। सो काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ये सारी चीजें हैं, एंड दे आर गाइडेड बाय द शंघाई स्पिरिट। तो शंघाई स्पिरिट क्या कहता है? म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड परस्यूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट। ठीक है, सो दिस इज योर, आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। थोड़ा बहुत हमारा बाकी एक और क्लास लगेगा, दैट विल बी ओवर।